A very good morning, students. This is Neil sir, PGT Economics, Surya School, Rewari. Today I am here to discuss with you another topic of, or rather I would say that I would just continue the topic which I taught you former day. So basically आज हम पढ़ने जाएंगे भाई एग्रीगेट डिमांड। मैंने आपको बताया था उस टाइम एग्रीगेट डिमांड बेसिकली बनता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये आपको बहुत अच्छी तरह पता होगा, एक्सपेंडिचर मेथड की इक्वेशन है। बट टू सेक्टर मॉडल में हम सिर्फ दो चीज़ें लेंगे, कंजम्पशन प्लस ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। हमारी कंट्री के अंदर या हमारी इकोनॉमिक्स के अंदर दो कंडीशन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इक्विलिब्रियम का। एग्रीगेट डिमांड में आता है सी प्लस आई ए और एग्रीगेट सप्लाई में आता है सी प्लस एस। ये एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला होता है और एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। और एग्रीगेट सप्लाई इनकम के इक्विवेलेंट कैसे होती है मैंने बताया था आपको। चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ये हम यहाँ तक ही ले लेते हैं। लैंड पे लेते हैं हम लोग रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो रेंट, वेजेस अब इंटरेस्ट हम दे रहे हैं किसी को, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है बताइए, क्या हो रहा है उस कंडीशन में? तो एक की सर्विसेज तो दूसरे की क्या होगी, इनकम होगी कि नहीं होगी? तो एक का खर्चा दूसरे के लिए क्या हो गया, इनकम हो गई। तो उसी वजह से एग्रीगेट सप्लाई इज इक्विवेलेंट टू इनकम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी बार आ जाता है, ये ध्यान रखना चीज़ का। तो वाई डज एग्रीगेट सप्लाई इज इक्विवेलेंट टू इनकम, तो ये इस तरह से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड का क्या फॉर्मूला हमारे पास, कंजम्पशन प्लस ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, और एग्रीगेट सप्लाई का कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। इन दोनों को जोड़ देते हैं मान लीजिए हम लोग, तो क्या बनता है, सी से कैंसिल हो गया, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। तो पहली कंडीशन ये रही, दूसरी कंडीशन ये रही। ये दो कंडीशन है इक्विलिब्रियम की इकोनॉमी में। सबसे पहले देख लीजिए आप कैसे करा है मैंने। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्विवेलेंट टू द एग्रीगेट सप्लाई, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज इक्विवेलेंट टू द सेविंग्स। ये ध्यान में रखना आप लोगों को। आइए देखते हैं पहला कंपोनेंट एग्रीगेट डिमांड का। एग्रीगेट डिमांड का पहला कंपोनेंट है सी प्लस ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन प्लस ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखना है चीज़। आप कैसे करोगे, देखिए सबसे पहला है एग्रीगेट डिमांड। जब हम एग्रीगेट चीज़ पढ़ रहे हैं तो कंजम्पशन भी क्या होगा, एग्रीगेट ही होगा। ये ध्यान में रखना आप, कंजम्पशन भी क्या होगा, एग्रीगेट ही होगा। अब एग्रीगेट कंजम्पशन होता क्या है, सिंपल सी बात है। देखिए इकोनॉमी के अंदर कोई भी पर्सन है, जब तक वो चीज़ें कंज्यूम नहीं करेगा, जितने भी पर्सन है टोटल इकोनॉमी के अंदर, जब तक वो चीज़ें या खाने पीने की चीज़ें कंज्यूम नहीं करेंगे वो सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो पर्सन विदाउट गेटिंग एनी इनकम, इफ़ ही कंज्यूम्स डिपेंडिंग ऑन द पास्ट सेविंग्स, हिज इनकम राइजेस, हिज कंजम्पशन राइजेस, बट नॉट इन द सेम रेशियो। एनी हाउ इट हैज़ टू बी डिपेंडेंट ऑन द पास्ट सेविंग्स ऑल्सो। तो पॉइंट ज़रूर आएगा एक पॉइंट पे जहाँ पर कोई सेविंग नहीं होगी और इनकम कंजम्पशन के इक्वल होगा। तो देखिए करते हैं इसको। सबसे पहला स्केड्यूल है इनकम का। ये ध्यान रहेगा कंजम्पशन का। धीरे धीरे स्केड्यूल को और डेवलप करेंगे। देखिए सबसे पहली बात, देखिए पहली कंडीशन में इनकम यहाँ कंजम्पशन से ज़्यादा है, सही है? नहीं, यहाँ हमको ध्यान रखना है कंजम्पशन इज़ ग्रेटर दैन इनकम। सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखा करो, इनकम और कंजम्पशन का सीक्वेंस। उसके बाद दूसरी कंडीशन में कंजम्पशन इज़ इक्वल टू इनकम। उसके बाद आएगा इनकम इज़ ग्रेटर दैन कंजम्पशन।
तो मतलब इनकम भी बढ़ रही है, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं एज वी लुक इन टू द अबव टेबल, वही 11 की तरह कि भाई जितना ज़्यादा इनकम बढ़ रहा है कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, बट सेम रेशो में नहीं बढ़ रहा। तो क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली बात है, लोग कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं, इनकम ज़्यादा कर रहे हैं, अभी कंजम्पशन ज़्यादा इनकम कम है कंपेरेटिवली। फिर एक पॉइंट पे इनकम कंजम्पशन की इक्वल आ जाएगी, फिर इनकम भी बढ़ रही है कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, बट सेम रेशो में नहीं बढ़ रहा है। तो आज हम एग्रीगेट कंजम्पशन पढ़ रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट सिर्फ यहाँ पर यही है कि यहाँ पर एग्रीगेट ही हम बात करेंगे, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड की ही बात चल रही है। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, कंजम्पशन प्लस ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। तो अब जब आप लिखेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पर इनकम इंक्रीजेज कंजम्पशन इंक्रीज बट नॉट इन द सेम रेशो। इनकम तो बढ़ रही है, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, बट इनकम ज़्यादा बढ़ रही है कंजम्पशन से। देख लो, यहाँ इनकम कम बढ़ रही है कंजम्पशन से। ये ध्यान में रखना। तो इनकम और कंजम्पशन का दोनों का सेम रेशो नहीं है। हाँ, एक पॉइंट पे इक्वल है कंजम्पशन और इनकम, ये ध्यान में रखना। तो एग्रीगेट कंजम्पशन का मतलब होता है कि जितने भी इकोनॉमी के अंदर जो भी पर्सन है वो क्या कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं। यहाँ पर एग्रीगेट कंजम्पशन ही बता रहा हूँ अभी मैं आपको। तो उसके बाद आएगा लीनियर कंजम्पशन, ये ध्यान रखना है चीज़ का। तो इनकम भी बढ़ रही है, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, बट सेम रेशो में नहीं बढ़ रहे। यहाँ पर भी इनकम भी बढ़ रही है, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, सेम रेशो में नहीं बढ़ रहे। इस पॉइंट पे कंजम्पशन इनकम के इक्वल हो रही है, ये ध्यान में रखना। क्लियर है? अभी देखो आगे बढ़ते हैं डायग्राम की तरफ। डायग्राम जब हम बनाएंगे इनका, तो वही सिंपल सी बात है, यहाँ पर रिवर्स है थोड़ा। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते थे हम लोग किस पे लेते थे उस टाइम, वाई एक्सिस पे, माइक्रो में। यहाँ पर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ आएगी इनकम और यहाँ आएगा कंजम्पशन। अब इनकम को मार्क करो, शूट होगी ओरिजिन से, और एक कंजम्पशन 20 से। यहाँ क्या हो रहा है, कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, या इनकम इज इक्वल टू द कंजम्पशन, या इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन। दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इस तरह से होगा ये। क्लियर है? तो कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, इनकम भी बढ़ रही है, बट सेम रेशो में नहीं बढ़ रहे। इस पॉइंट को कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अगर हम सेविंग्स भी निकालें, सेविंग्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इनकम माइनस कंजम्पशन। देखिए सेविंग्स भी निकालते हैं तो 0 -20 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35, यहाँ तक आ जाएगा अपने पास, 30 तक ही आ जाएगा। तो आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखो इनकम कंजम्पशन के जब इक्वल हो गए और सेविंग उस टाइम क्या हो गई, 0। सेविंग इज इक्वल टू 0, जितना आप कमा रहे हो उतना ही कंजम्पशन कर रहे हैं, सेविंग क्या हो जाएगी आपकी 0। वही पॉइंट क्या होगा, ध्यान रखना इसको, ब्रेक इवन पॉइंट। दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। ध्यान से सुनिएगा तभी बात बनेगी। इनकम कंजम्पशन के इक्वल और सेविंग क्या हो जाएगी, 0। ये दिमाग में बैठा लो। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए आगे बढ़ते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए, एक तो कंपोनेंट हमने पढ़ लिया एग्रीगेट डिमांड का, एग्रीगेट कंजम्पशन। अभी एग्रीगेट कंजम्पशन के साथ साथ हमने इन्वेस्टमेंट भी बताया था आपको। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, कंजम्पशन प्लस ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। अब जब भी हम एग्रीगेट की बात कर रहे हैं तो कंजम्पशन भी ऑटोनॉमस होगा, इन्वेस्टमेंट भी हमारे पास क्या होगा, ऑटोनॉमस ही होगा। क्लियर है कि नहीं है? देख लीजिए एक बार फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, लिखा भी होगा आपने। तो एग्रीगेट डिमांड का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड इन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। उसका फॉर्मूला बनता है कंजम्पशन प्लस ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ ऑटोनॉमस का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है बहुत समझने वाली बात है।
कि ऑटोनॉमस का मतलब होता है कि एक बार जो चीज़ स्पेंड कर दी वो कंटिन्यूस लेवल पे चलेगी, मतलब सेम कांस्टेंट रेट से चलेगी, ना ही वो बढ़ेगी ना ही घटेगी, ये ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट के अंदर सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, कैसे समझेंगे आप, इन्वेस्टमेंट भी दो तरह के हैं हमारे पास। होता है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, एक होता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ये ध्यान में रखें, पहले आप दोनों के नाम देख लें, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का बेसिक जो कॉन्सेप्ट इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होता क्या है, तो बेसिकली इंड्यूस इन्वेस्टमेंट वो करते हैं प्राइवेट बिजनेसमैन, और इनका मेन होता है प्रॉफिट अर्निंग। तो प्रॉफिट अर्निंग जब तक नहीं होगी तब तक कोई इन्वेस्टमेंट करेगा नहीं। भाई मान लो आपने 100 करोड़ लगाए, मैंने आपको बताया इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, I=Δk, चेंज इन कैपिटल। तो सबसे पहला जो इन्वेस्टमेंट है वो मैंने क्या बताया आपको, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी के लिए होता है। प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी के लिए जब भी कोई चीज़ होती है, वो चीज़ क्या कर रही है, अपने आप को प्रमोट कर रही है। दूसरा क्या है हमारे पास, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि यहाँ पर तो सबसे पहले दो कॉन्सेप्ट हैं, या तो हम प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रहे हैं या हम सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का जो बेसिक एम है वो इट इज़ एक्सपेक्टेड टू अर्न प्रॉफिटेबिलिटी एंड द लेवल ऑफ इनकम एज द इकोनॉमी। तो यहाँ पर इंड्यूस का दिमाग में बिठा लेना कि जो भी आप प्रॉफिट अर्न करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो हमारे लिए इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है। और इसके अंदर सिंपल सी बात है, जितनी ज़्यादा इनकम इंक्रीज़ होगी उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज़ होगा। तो अभी मैंने आपको बताया था इनकम हमेशा हम OX एक्सिस पे लेंगे मैक्रो में। तो यहाँ आएगा इन्वेस्टमेंट, लीजिए ये बढ़ा देते हैं, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा इनकम भी बढ़ेगी, Y से Y1 हो जाएगी, I से I', ये ध्यान में रखना। तो इनकम भी बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पर जो भी हम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, प्रॉफिट मोटिव के लिए। तो सबसे पहले जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए होता है, और बेसिकली यहाँ पर प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर दोनों ही काम करते हैं। ये दिमाग पे बैठा लीजिए। उसके बाद यहाँ पर अगर हम ऑटोनॉमस की बात करें तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का जो बेसिक एम जो होता है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं होता, वो कौन करता है, ओनली गवर्नमेंट सेक्टर। ये ध्यान में रखें। और बेसिकली ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का जो मेन है वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होता, नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव। यहाँ पर इसका डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, इनकम आ जाएगी, इनकम बढ़े या घटे इन्वेस्टमेंट हमेशा रहेगा कांस्टेंट। ध्यान रखना इस चीज़ का, इनकम बढ़े या घटे इन्वेस्टमेंट रहेगा कांस्टेंट। इस तरीके से करना पड़ेगा इसको, ठीक है, इस तरीके से ही होगा। यहाँ पर इनकम इन इलास्टिक है, देखो इनकम का डायग्राम ऐसे बनता है, ऐसे बन रहा है, और इन्वेस्टमेंट का ऐसे ई की तरह, इनकम का बन रहा है आई की तरह। तो यहाँ पर इनकम इज़ इन इलास्टिक, इट इज़ अनअफेक्टेड बाय चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम। सिंपल सी बात है, यहाँ पर इनकम इन इलास्टिक है,
यहाँ पर इनकम के चेंज होने से इन्वेस्टमेंट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे इनकम बढ़े या घटे, इन्वेस्टमेंट विल रिमेन कांस्टेंट। दूसरी साइड की बात करें, यहाँ पर इनकम इलास्टिक है। इस साइड जितनी ज़्यादा इनकम बढ़ेगी उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। डायग्राम का मेन ध्यान रखना, दिस इज़ इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, दिस इज़ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहेगा, इनकम बढ़ने या घटने से इन्वेस्टमेंट पे कोई असर नहीं होगा। इस तरह को ध्यान रखें आप। क्लियर है यहाँ तक? तो पहला हमारे पास इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है, जो किसके लिए करता है मेनली एम, प्रॉफिट मोटिव के लिए, और गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों करते हैं। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ही मेन काम में आ रहा है क्योंकि वो गवर्नमेंट सेक्टर करती है, वो उसका मेन एम प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। क्लियर है आपको? देख लीजिए एक बार। यहाँ पर इनकम के चेंज होने से इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं हो रहा। डायग्राम फिर बता रहा हूँ, इंड्यूस से ज़्यादा ऑटोनॉमस पे ध्यान रखना, ये कांस्टेंट है। वाई से y1 हो रहा है, y2 हो रहा है, पर इन्वेस्टमेंट इज़ ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, दैट इज़ ऑटोनॉमस। इसलिए मैंने आपको स्केड्यूल जो बनवाया था उसमें ध्यान रखना कि एक बार जो चीज़ हमने फिक्स कर ली वो चेंज नहीं करेंगे हम। इस तरीके से होगा वो। क्लियर है? दोनों डायग्राम देख लें एक बार आप, आपको टाइम दे रहा हूँ, देख लें आप। क्लियर है यहाँ तक? ये हमारे पास एग्रीगेट कंजम्पशन पढ़ा दिया मैंने आपको, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट। अब देखिए इसका डायग्राम और स्केड्यूल, डायग्राम तो यहाँ पर बन गया। अब स्केड्यूल कैसे बनाओगे? दिस इज़ इनकम और दिस इज़ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ हमने इनकम ले ली 10, 20, 30, 40, 50, ये बन गया। ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट बन गया। क्लियर है? यहाँ इन्वेस्टमेंट देखिए बिल्कुल कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा, सेम टू सेम है। समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक? देख लीजिए एक बार, ये स्केड्यूल बन जाएगा इसका। अब स्केड्यूल जब बन गया है तो अब इसके बाद डायग्राम तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो दोनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं। एग्रीगेट डिमांड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। और कंजम्पशन भी यहाँ पर एग्रीगेट बनेगा और इन्वेस्टमेंट भी क्या बनेगा? एग्रीगेट, टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे देश में। पर हम इसको सबसे ज़्यादा नाम देंगे यहाँ पर ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट में हम लोग क्या ले रहे हैं? गवर्नमेंट सेक्टर के बेसिस पे, और उसका मेन एम प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। क्लियर है? डायग्राम बता दिया है, स्केड्यूल यहाँ पर है आपका। अब करते हैं आगे AD = AS की कंडीशन। क्या एग्रीगेट डिमांड आएगी कैसे? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और एग्रीगेट सप्लाई का मतलब कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। तो सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड को देखते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन आ जाएगी, ध्यान रखना। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड इकोनॉमी इन अकाउंटिंग ईयर, ये एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन हो जाएगी हमारे लिए। सबसे पहली कंडीशन, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट आपको इक्विलिब्रियम से पहले आपको मैं कंजम्पशन प्लस सेविंग का भी बता देता हूँ। तो एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो हमने बता दिया था आपको एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है? कंजम्पशन प्लस सेविंग और इक्वलेंट टू इनकम। एग्रीगेट कंजम्पशन ऑलरेडी बता दिया, इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन बढ़ेगा, सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। यहाँ मेन खेल है सेविंग्स का। सेविंग्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? सेविंग्स का फॉर्मूला होता है इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, इनकम भी बढ़ रही है, या इनकम ज़्यादा है या कंजम्पशन ज़्यादा है, ऐसा भी कह सकता हूँ मैं।
तो इनकम इज़ ग्रेटर देन कंजम्पशन, इनकम इज़ इक्वलेंट टू कंजम्पशन और कंजम्पशन ग्रेटर देन, 3 कंडीशन है। तो ऑब्वियसली बात है उसका असर किस पे पड़ेगा, सेविंग्स पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो सेविंग भी कम ज़्यादा होगी। तो सेविंग कम ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली बात है इकोनॉमी इफेक्ट होगी, है कि नहीं। तो देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए सेविंग का भी देख लेते हैं। तो सेविंग हम निकालने से पहले एग्रीगेट सप्लाई का मैं आपको डायरेक्ट स्केड्यूल बता देता हूँ, उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो C+S मतलब कंजम्पशन प्लस सेविंग क्या आ जाएगा हमारे पास, इनकम। अब पहली कंडीशन है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। AD इजकल टू AS पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कैसे निकालोगे, C+I=C+S, कैंसिल हो गया, क्या बचा, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग्स। ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं इकोनॉमी में, एग्रीगेट डिमांड हो जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई हो जाएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब इट इज़ द बैलेंस ऑफ पॉइंट वेयर द AD इज इंटरसेक्ट विद द AS, ठीक है। इट डिटरमाइंस द इक्विलिब्रियम। यहाँ पर नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट और नेशनल एम्प्लॉयमेंट इक्वल होते हैं, ठीक है। इसके कुछ असम्पशन बता देता हूँ मैं आपको। पहली बात तो 2 सेक्टर मॉडल में लगेगा ये, सबसे पहला कंडीशन। नो रोल ऑफ द गवर्नमेंट, ये कुछ असम्पशन है। तीसरा असम्पशन हमारे पास रिसोर्सेज आर अंडर यूटिलाइज्ड, रिसोर्सेज हम रिसोर्सेज को ढंग से यूज़ ही नहीं कर रहे, रिसोर्सेज आर अंडर यूटिलाइज्ड क्योंकि शॉर्ट रन है। टेक्निक सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी, ठीक है। प्राइजेज यहाँ पर यूनिफॉर्म रहेंगी। ये ध्यान में रखना है। और यहाँ क्लोज्ड इकोनॉमी, यहाँ पर कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो रहे, तो इसलिए 2 सेक्टर मॉडल ही बताया आपको मैंने, ठीक है। ये पहला इक्विलिब्रियम की कंडीशन कि कौन सी प्रूव कर रहे हैं आप, AD आ जाए तो ADS, इन्वेस्टमेंट और सेविंग आ जाए तो उस हिसाब से। इक्विलिब्रियम होता क्या है, जहाँ पर नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट इक्वल होते हैं। ये ध्यान में रखना है चीज़ का, क्लियर है। तो यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट ध्यान से देखिएगा, टेबल मैं आपको बता देता हूँ, एक साथ ही लेके चलेंगे। यहाँ पर इनकम, सेविंग्स, अब हमारे को निकालना है इन्वेस्टमेंट, तो कांस्टेंट रहेगा ही, वही बताया था आपको मैंने। एग्रीगेट डिमांड, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, देख लीजिएगा आप। फिर एग्रीगेट सप्लाई आ जाएगी हमारे पास, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, इनकम के इक्विवेलेंट। यहाँ पर AD/AS के इक्वल, AD इज़ ग्रेटर देन, देखिए आप है क्या, बिल्कुल है। और यहाँ AD इज़ लेसर देन AS, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये ध्यान में रखना है। अब देखो AD यहाँ ग्रेटर देन, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो यहाँ पर अब डायग्राम भी बनेगा। दिस इज OYX,
दिस इज़ ए एस, दिस इज़ ए डी। फॉर्मूला लगा दीजिएगा, इन्वेस्टमेंट फॉर्मूला मेन है, सेविंग्स, ये दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, और यहाँ पर क्वांटिटी। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आएगा। यहाँ ए डी इज़ ग्रेटर दैन ए एस, ए डी इज़ इक्वल टू ए एस, यहाँ ए एस इज़ ग्रेटर दैन ए डी, ये ध्यान में रखना। क्लियर है? अब डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, तो ऑब्वियसली बात है व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज़ ग्रेटर दैन द एग्रीगेट सप्लाई। दिमाग लगाओ, पूरी इकोनॉमी में डिमांड ज़्यादा हो रही है और सप्लाई कम है, लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, प्रोड्यूसर ज़्यादा सेल करने की कोशिश कर रहा है। क्लियर है? तो देखिए एडी जब एएस से ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा इकोनॉमी में। इट रिफर्स टू द एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन रिलेशन टू द एग्रीगेट सप्लाई। इट मीन्स द बायर कंज्यूमर आर प्लानिंग टू बाय मोर। यहाँ डिमांड ज़्यादा है, बायर ज़्यादा खरीदना चाहता है, देन द प्रोड्यूसर आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस। ध्यान रखना, अभी मैं बताऊँगा आपको एक्स एंटे और एक्स पोस्ट। इन दिस सिचुएशन इन्वेंट्रीज कम पड़ जाएंगी। देखो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, ये 45 डिग्री एंगल से बनती है, ध्यान रखना। और एग्रीगेट सप्लाई को कहा जाता है लाइन ऑफ रेफरेंस, लाइन ऑफ रेफरेंस, ये ध्यान। तो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, प्रोड्यूसर तो सेल करना चाहता है, कंज्यूमर उससे ज़्यादा परचेस करना चाहता है, तो एग्रीगेट डिमांड इज़ ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। पर धीरे धीरे देखो क्या होगा, डिमांड ज़्यादा है, इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा, दिस इज़ ए डी इक्वल टू ए एस। उसके बाद देखो ए एस ज़्यादा हो गई, सप्लाई, प्रोड्यूसर ने क्या करा, देखो सप्लाई कांस्टेंट रेट से चल रही है, सप्लाई ज़्यादा हो गई। ठीक है, यहाँ तक प्लानिंग करी थी हमने कि भाई ठीक है यार डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, बायर भी ज़्यादा खरीद रहा है। पर अचानक से क्या हो गया, सप्लाई भी ज़्यादा कर दी उसने, बोले ठीक है बायर ज़्यादा खरीदा तो मैं भी सप्लाई ज़्यादा कर देता हूँ पूरी इकोनॉमी में। सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो यहाँ पर कोई लॉस तो कमाएगा नहीं, यहाँ तो लॉस होगा, प्रोड्यूसर विल सफ़र लॉस। क्यों? सारे प्रोड्यूसर्स को लॉस होगा, सप्लाई ज़्यादा कर रहे हो, डिमांड कम है। भाई आपने 100 मोटरसाइकिल बेचनी है, ठीक है, डिमांड हो गई 100 मोटरसाइकिल, आपने 80-90 बनाना स्टार्ट कर दिया, यहाँ 100 के 100 इक्वल आ गए। पर यहाँ पर आपने क्या किया, और डिमांड बढ़ेगी तो आपने 200 की प्रोडक्शन कर दिया, यहाँ आपकी डिमांड अचानक से कम हो गई, 80 की हो गई। ध्यान रखना चीज़ को। तो वापस से किस पे आएगा, वो इसी पॉइंट पे आएगा, दिस इज़ ए डी इक्वल टू एस। पढ़ भी क्या रहे हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम। सारा ध्यान इक्विलिब्रियम पे होना ही चाहिए बस। वापस से डायग्राम समझाता हूँ आपको मैं। सबसे पहले स्केड्यूल देख लें, स्केड्यूल के हिसाब से चलेगा सारा काम। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ध्यान रखना इस चीज़ का, ए एस और यहाँ आ गया ए डी। क्लियर है? तो इसको बनाने के लिए सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास ए एस और ए डी का, कैसे बनाओगे आप लोग, कि यहाँ पर इनकम ले रहे हैं हम लोग ओ एक्स एक्सिस पे, और ए डी और ए एस लेंगे हम लोग ओ वाई एक्सिस पे। तो इनकम ले ली और ए डी और ए एस ले ली हमने ओ एक्सिस पे, या 45 डिग्री का एंगल बन गया ओ एक्सिस और ये वाई बन गया। तो अब इसको करने के लिए सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पर ए डी को ए एस से ग्रेटर देन करना है, तो ए डी ए एस से ग्रेटर देन है। इसको आप फॉर्मूला लिखेंगे सी प्लस आई, सी प्लस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, इसको एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी कहते हैं और इसको आउटपुट भी कहते हैं। ध्यान रखना है चीज़ का, आउटपुट भी कहते हैं इसको, एक्सपेंडिचर और आउटपुट। इस पॉइंट पे देखिए आप, ए डी इज़ इक्वल टू ए एस इज़ ग्रेटर दैन ए डी, ये फैक्ट है, ये ध्यान में रखना है इस चीज़ का। क्लियर? ए डी और ए एस का बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहाँ डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, वहाँ पर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट। अब मान लो डिमांड ज़्यादा है अपने इकोनॉमी में, धीरे धीरे डिमांड ज़्यादा, तो बायर ने ज़्यादा परचेज़ किया, बायर इज़ प्लानिंग टू मोर परचेज मोर, टू परचेज मोर। वहाँ पर प्रोड्यूसर ने तो सप्लाई किया कम किया, यहाँ पर प्रोड्यूसर इज सप्लाइंग मोर।
प्लानिंग टू सप्लाई मोर। अब भाई डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। ई पॉइंट पे ए डी इक्वल टू एस हो गया, बता दिया दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द इकोनॉमी। फिर वापस से हम लोग किस पे आएंगे, ई पॉइंट पे आएंगे, क्योंकि कोई लॉस तो कम आएगा नहीं। तो सारा खेल हमेशा इक्विलिब्रियम का ही होता है, पहली कंडीशन ये है। क्लियर है यहाँ तक, आया समझ में? तो ये बेसिक कंडीशन करनी है आपको। ये होता है, ये वाली जो कंडीशन मैं आपको बताऊंगा ए डी और ए एस की, ये स्केड्यूल ध्यान में रखिएगा आप। दिस इज ए एस, दिस इज ए डी, दिस इज ई या क्यू, इनकम ले लो, वाई ले लो आप। यहाँ ए डी ज़्यादा है किससे, ए एस से, और यहाँ ए एस ज़्यादा है ए डी से। ये बनेगी बात। इसको बोलते हैं हम एक्स एंटे। अब होता क्या है ध्यान से देखिएगा, और ये होता है एक्स पोस्ट। ये इतना एरिया है, दिख रहा है ना आपको, इतना एरिया, इतना एरिया होता है एक्स एंटे। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्स पोस्ट। एक्स एंटे का मतलब होता है प्लान्ड, जो हमने प्लानिंग करी है, दिमाग में सेट कर लेना। इंटेंडेड, जो हमने सोच रखा है, ठीक है। प्लान्ड, इंटेंडेड, दोनों चीज़ क्लियर है। एक्स पोस्ट का मतलब होता है अनप्लैंड। इसको हम डिज़ायर्ड भी कह सकते हैं, एक्स एंटे को। एक्स पोस्ट को हम लोग कहते हैं अनइंटेंडेड। ये मिटा देता हूँ ये वाला मैं। अनप्लैंड, अनइंटेंडेड, एक्चुअल, ये 3-4 नामों से जाना जाता है। वॉलंटरी भी कहते हैं इसको, उसको इनवॉलंटरी भी कह सकते हैं। यहाँ देखिए प्लैंड भी होता है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ देखिए सप्लाई ज़्यादा है, दिख रहा होगा आपको, सप्लाई इज़ ग्रेट। दिमाग तो चलाना ही पड़ेगा। यहाँ ए डी ज़्यादा है किससे, ए एस से। तो यहाँ तक तो सारा क्या है, प्लैंड है। ई पॉइंट तक सारा प्लैंड है। या ए डी एस आ जाएगा हमारे पास, या इनकम आ जाएगी। यहाँ डिमांड बढ़ती चली गई, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई थोड़ी कम है, तो एग्रीगेट सप्लाई थोड़ी कम होगी। एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा, एग्रीगेट सप्लाई कम है। ई पॉइंट के बाद सप्लाई ज़्यादा और डिमांड कम है। तो एग्रीगेट डिमांड जब सप्लाई से ज़्यादा है तो क्या होती है, वो एक्स एंटे, प्लान्ड, इंटेंडेड, डिजायर्ड भी कहा जाता है। तो यहाँ तक तो उसने क्या की, प्लानिंग कर ली थी यहाँ तक, यहाँ सारा प्लान था। बट यहाँ क्या हो गया, सारा सारा अनप्लैंड। सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो पर्सन लॉस लेगा क्या पूरी इकोनॉमी में? सप्लाई तो आप ज़्यादा कर रहे हो मोटरसाइकिल की, डिमांड कम हो गई मोटरसाइकिल्स की, तो वापस से ही प्लानिंग करोगे कि नहीं करोगे? तो ये जो पोर्शन होता है एक्चुअल आउटपुट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? एक्चुअल आउटपुट। यहाँ तक तो सारा प्लान्ड था, ये सारा प्लान्ड है, दिख रहा होगा आपको, ये सारा प्लान्ड है। यहाँ पर क्या है, सारा का सारा एक्चुअल, ये ध्यान में रखना। यहाँ तक तो सारा प्लान्ड है, ई पॉइंट तक सारा प्लानिंग चली थी। ई पॉइंट के बाद सब उल्टा हो गया, अनप्लान्ड हो गया। जैसे अभी देखा होगा इकोनॉमी में लोगों ने जनवरी में प्रोड्यूस करके रखा होगा बहुत सारा, और बाहर भी बहुत ज़्यादा खरीद, बाहर ने भी डिमांड किया, तो प्रोड्यूसर ने उसको देखे देख कर दिया, पर अचानक से पैंडेमिक आ गया, कोरोना आ गया, तो सारा अनप्लान्ड हो गया। देखो अनप्लान्ड हो गया, फिर से प्रोड्यूसर क्या करेगा, फिर से प्लानिंग करेगा। तो एक्चुअल आउटपुट में, एक्चुअल आउटपुट मतलब ई पॉइंट के बाद, जिसमें दोनों चीज़ें आती हैं, प्लान्ड प्लस अनप्लान्ड, या डिज़ायर्ड और अनडिज़ायर्ड स्टॉक। तो यहाँ मैं ये भी लिख देता हूँ एक्सपोस्ट में, अनडिज़ायर्ड, ठीक है। तो एक्चुअल आउटपुट इंक्लूड्स, ए क्यू से डिनोट कर रहा हूँ, डिज़ायर्ड, ये बारीक बारीक बातें हैं, प्लस अनडिज़ायर्ड। यहाँ हमारी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है,
हम प्रोड्यूस तो कर सकते हैं ज़्यादा, बट रीज़न सिर्फ यही है कि हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सबसे पहला एक्स एंटे, एक्स एंटे मतलब प्लान्ड, इंटेंडेड, डिज़ायर्ड। फिर समझा रहा हूँ, एक्स पोस्ट में आता है अनप्लान्ड, अनइंटेंडेड, अनडिज़ायर्ड और एक्चुअल। मेन तो इससे ही खेल खेलना है सारा, प्लान्ड और एक्चुअल से। ये पॉइंट तक सारा प्लान्ड होगा और ये पॉइंट के बाद एक्चुअल होगा। और एक्चुअल में दोनों चीज़ें आती हैं, प्लान्ड भी आती है और अनप्लान्ड भी आती है। वापस से बता रहा हूँ, प्लान्ड प्लस अनप्लान्ड, गलती मत करना। प्लान भी देखो, ई पॉइंट के बाद वापस से, यहाँ तक तो अनप्लान्ड हो गया था, फिर वापस से प्लानिंग करेगा और किस पे आएगा, ई पॉइंट पे ही आएगा। नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा भी समझ सकता है, यही होता है एक्स एंटे और एक्स पोस्ट। ई पॉइंट तक एक्स एंटे, ई पॉइंट के बाद एक्स पोस्ट। ई पॉइंट तक इक्विलिब्रियम आ सकता है, ई पॉइंट के बाद इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता। ठीक है, तो यहाँ पर ई पॉइंट के बाद वापस से क्या करेगा, प्लानिंग करेगा। तो अनप्लान्ड भी हो सकता है और प्लान्ड भी हो सकता है। आपको आज कंडीशन समझाई मैंने ए डी और ए एस के इक्विलिब्रियम की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना किस तरह से इक्विलिब्रियम होगा। बायर ज़्यादा परचेस कर रहा है, प्रोड्यूसर ने भी ज़्यादा परचेस करना स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे क्या होगा, प्रोड्यूसर तो ज़्यादा परचेस कर रहा है या बायर ज़्यादा परचेस कर रहा है, बायर ज़्यादा परचेस कर रहा है, प्रोड्यूसर कम प्रोड्यूस कर रहा है। प्रोड्यूसर ने ज़्यादा प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया और बायर्स ने कम परचेस करना स्टार्ट किया, फिर से वो प्लानिंग होगी। तो इससे हम इस पे जाएंगे। तो ये हो गया प्लान्ड, ये हो गया एक्चुअल। एक्चुअल में दोनों चीज़ें आती हैं, प्लान्ड और अनप्लान्ड, डिज़ायर्ड और अनडिज़ायर्ड स्टॉक। ये ध्यान में रखना है। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया? दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ए डी इज इक्वल टू ए एस। थैंक यू वेरी मच।